ये सिलेबस में प्रकृति के अनुसार शारीरिक बनावट है, बाहरी लिख रखा है शारीर होगा, शारीरिक बनावट के अनुसार आहार, वात पित्त कफ और उनके गुणों के अनुसार सात्विक राजसिक तामसिक, ये 3 शब्द आए हैं। पूरा आयुर्वेद नहीं है। एक बात और ध्यान दे लें, बहुत से जब आप करते हैं तो पूरा आयुर्वेद पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ज्ञान के रूप में हमें पढ़ना चाहिए, बट अगर एग्जाम ओरिएंटेड है आप, है ना, और लिमिटेड सिलेबस में आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरे आयुर्वेद की आपको आवश्यकता नहीं कि एक एक चीज आयुर्वेद में आप जाने क्या चीज है क्या नहीं। उसमें वात पित्त कफ को बहुत गहराई से पढ़ ले, और सात्विक राजसिक तामसिक ये क्या चीज है इनको पढ़ ले सर। ये पढ़ लिया आपकी चीजें हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं सर त्रिदोष ना, आयुर्वेद को पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद में कहा जाता है, कहता है ये जो शरीर है ना, ये शरीर आपको दिख रहा है, ये शरीर दोष धातु मल तीनों का कहते संयोग है। ये शरीर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, कहते तीनों का ये संयोग, कहते यही शरीर है ना। और कहते कुछ नहीं है। दोष कितने होते हैं, कहते 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वात पित्त और कफ। कहते ये है तो कहते आपके पास में शरीर है ना, उसको शरीर कहेंगे। धातु कहते होंगी आपके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं अगर होंगी तो कहते आपका शरीर कहा जा सकता है, बॉडी कही जाती है। उसमें कहते हैं मल भी तीनों होने बहुत जरूरी है। मान लीजिए मल नहीं है, मल रहित हो गए ना, मूत्र उसमें पूरे शरीर में पूरी बॉडी में ना, ही स्टूल है और ना ही स्वेद है, तीनों चीज नहीं है तो भी नहीं सकते। तो मल के 3 प्रकार है राजेंद्र गोस्वामी सर। मल का एक तो क्या मूत्र कहा गया है, एक पुरीश कहा गया है, और एक स्वेद कहा गया है। स्वेद माने पसीना, और पुरीश माने स्टूल, जो ठोस भाग होता है मल का, जो हमारे गुदानाल से हम एनएस से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, और मूत्र यूरिन को बोलते हैं। ये 3, इन तीनों का शरीर कहते हैं, ये 3 जो होंगे ना, इन्हीं तीनों का मिला जुला रूप ही क्या है, शरीर है, अन्य कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट नई कोई चीज नहीं है, इन तीनों का मिला जुला चीज ही। और इसमें कहते एक सत्व नाम की चीज आ जाती है, सत्व, है ना, जिसको आत्म तत्व से हम डिनोट कर देते हैं, आत्म, है ना, उसको कहते हैं सर। कहते हैं तब आपका ये शरीर जो है जीवित बनता है, अन्यथा डेड बॉडी तो है ही सर, है ना। डेड बॉडी में 3 चीजें होती है, दोष भी होते हैं, वात पित्त कफ, रस भी 7 धातुएं होंगी, मल मूत्र स्वेद बिल्कुल होगा सर, है ना। शरीर तो कहते वो भी है बॉडी, बट डेड है वो। जीवित कैसे करें, कहते सत्व माने मानसिक हो, और सर आत्म तत्व, कहते ये 3 चीजें, ये 2 चीजें और इंक्लूड कर दो, कहते वो आपका जिंदा शरीर हो जाएगा, जीवित शरीर हो जाएगा। अदरवाइज तो डेड बॉडी तो बिल्कुल होगा इन तीनों के कारण। तो शरीर की परिभाषा की इन्होंने, कहते दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सुश्रुत संहिता में कहा जाता है। दोष धातु और मल, इन तीनों का पुंज जो है, एक ग्रह जो है, ग्रह एक संयोजन जो है, वो शरीर कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ठीक है, और वात पित्त कफ, इन तीनों को हम त्रिदोष बोलते हैं। इनको हम धातु भी बोलते हैं त्रिदोष। असल में ये वात पित्त कफ है ना, एक और बात ध्यान रखिए, धातु जो होती है धारणा, धारणात धातव, कहते हैं ये सारी चीजें, ये दोष जो है ना अपने शरीर को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। वात पित्त कफ जो है शरीर में रहते हैं, इनके बिना शरीर रह ही नहीं सकता। तो कहते हैं इस अर्थ में इनको धातु कहा जाता है। परंतु क्योंकि ये जो है ना इम्बैलेंस अगर हो जाए, ऊपर नीचे हो गए ना, तो ये क्या है, ये दिक्कत करते हैं शरीर में, माने दोष करते हैं, तो ये दोष कहलाते हैं। इसलिए इन तीनों को हम त्रिदोष कहते हैं हमेशा ही, धातु नहीं कहते। क्योंकि धारण करने के हिसाब से तो ये धातु है। जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है ना, तो वो क्या है, धातु है, क्योंकि मैंने धारण किया हुआ उसको ना, धातु, उस अर्थ में वो धातु है, उस अर्थ में। ठीक है, बट कहते हैं उसको हम कुर्ता ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि सर उसको हम पहनते हैं, हमेशा धारण करके नहीं रखते। तो 2 अर्थ है यहाँ पर, दोषों को धातु कहते हैं, नो डाउट, बिल्कुल कहा जाता है। परंतु ये क्योंकि दूषित भी करते हैं शरीर को, अगर ऊपर नीचे ये बिगड़ जाए तो दूषित कर देते हैं, बीमारियां फैला देते हैं, इसलिए इनके लिए नाम प्रसिद्ध है। ऐसी धातुएं ये जो शरीर को हमेशा दूषित करती है, इसलिए इनको हम केवल दोष देते हैं, है ना, केवल दोष नाम देते हैं इनको। ठीक है सर, 3 दोष हो गए, वात पित्त कफ। हमेशा ऐसे ही बोला जाएगा कविता मिश्रा में, कभी ऐसे मत बोलिएगा कफ पित्त वात या कफ पित्त कफ वात, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वात पित्त कफ ऐसा बोला जाएगा। धातुएं कितनी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं। शुक्र की जगह पर अगर स्त्री शरीर की बात की जाए तो रज शब्द यूज हो जाता है 7वें में। अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक और 8वीं धातु होती है, कि ये सारी धातुएं पचती हैं, सारी धातुएं पचती है। पचती का मतलब डाइजेस्ट होती है तो अगले में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे गेहूं की जो दाना है उसको पकाया तो क्या सर, आटा बन गया। उस आटे को भी पकाया तो क्या बन गया, चपाती बन गई। उस चपाती को भी पकाया सर, क्या बन गया, हमारे निवाला बोलस बन गया, और वो हमारे शरीर का अंग बन गया। मतलब हर चीज जब पचती है ना, पचने का मतलब क्या है, पचने,
का मतलब, पचने का मतलब कि अगले अगले बात में चलती जाती है वो अग्नि की सहायता से, है ना, पक जाती है, पचना पकने शब्द से बनता है ना, उससे तो अगले अगले में कन्वर्ट हो जाता है। तो रस पचा तो किस में बना, रक्त में, रक्त पचा तो किस में बना, मांस में, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, पुरुषों में शुक्र मात्रा, शुक्र धातु, और स्त्रियों में रज कहलाया वो। और ऐसे ही कहते आठवीं धातु और बनेगी जो शुक्र को डाइजेस्ट करेगा ब्रह्मचर्य के द्वारा, रज को डाइजेस्ट करेगा कहते ब्रह्मचर्य के द्वारा, उनमें एक और बनेगा क्या, ओज धातु, है ना, ये बनेगी कहते। ठीक है, आठवीं धातु के रूप में जाना जाता है। हम काउंट जब करेंगे अनिरुद्ध शर्मा सर हमेशा 7 ही बोलते हैं, बट कभी कभी ऐसे कहा जाता है ना कि 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, परंतु फिर एक अतिशोक्ति के रूप में कह दिया जाता है कि ये 8वां अजूबा ये है कहते। ठीक, तो सेम वैसे ही जो है कहते धातुएं कितनी है, कहते 7 है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं हैं। अक्षय नांदल सर 7 धातुएं कहते, सातों धातुओं में 7 रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 ही है, 8वीं ओज नहीं आती। ओज अतिशोक्ति के रूप में बता दिया जाता है कि ओज भी 8वीं धातु है, परंतु उसको धातु में काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि बताइए धातुएं कितनी है, तो 7 ही रहेंगी। अतिशोक्ति के रूप में रंजना मैम एक शब्द कहा जाता है कि 8वीं धातु अगर कहा जाए तो किसे कहा जाएगा, ओज को, बस। और वो अतिशोक्ति जरूरत पड़ने पर हम किसी के लिए भी यूज कर देते हैं। 3 मल हैं कहते, मल के 3 प्रकार होते हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद, ये 3 होते हैं। मूत्र का मतलब यूरिन, लिक्विड पार्ट जो यूरिनेशन के थ्रू जननांग से निकलता है, और पुरीश सर स्टूल पार्ट जो एनस गुदा मार्ग से निकलता है, स्वेद सर वो जो त्वचा मार्ग से निकलता है पूरे शरीर में। स्वास्थ्य की परिभाषा आप लोगों को याद होगी, समदोष है, समाग्नि, समधातु मलक्रिय है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है, स्वस्थ इति अभिधीयते। ये परिभाषा किसने दी थी, वंदना शर्मा मैम, ये परिभाषा किसने दी थी, समदोष है, समाग्नि, समधातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है, स्वस्थ इति अभिधीयते, ये परिभाषा दी थी, सुश्रुत आचार्य ने दी थी ना, आचार्य सुश्रुत या सुश्रुत संहिता में दी गई है ये। ऐसी बात थी, क्या कहा था उन्होंने, कहते सम दोष है, ये दोष कहते सम हो, सम अग्नि कहते अग्नि सम हो, अग्नि कितनी है, 13 अग्नि है सर। ठीक है, कौन कौन सी है, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि और 1 जठराग्नि प्रमुख होती है, तो 13 अग्नियां। और सम धातु कहते धातुएं सम हो, और कहते प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, और मल भी कहते मल क्रिया भी सम हो, समान रूप से होते हैं, और आत्मा, प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मन कहते इनकी प्रसन्नता हुई तीनों की। अब कभी कभी आपसे एग्जामिनर एक लॉजिकल बात कर लेता है, बताओ महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते समय किसकी प्रसन्नता की बात नहीं की गई है, किसकी प्रसन्नता की बात नहीं की है, आत्मा की, बुद्धि की, इंद्रिय की, मन की, है ना। हालांकि हम आत्म इंद्रिय मन जब ये बात करते तो बुद्धि अपने आप उसमें काउंट हो जाती है समझने के दृष्टिकोण से, बट जब हम ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात करें तो बुद्धि यहां पर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको रमन डूडी में, कि जब हम समझने की बात करते तो आत्म इंद्रिय मन तीनों शब्द यूज हुए, तो उससे हमने ले लिया, ग्रहण कर लिया कि बुद्धि की भी सर प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी। बुद्धि की प्रसन्नता का तात्पर्य किससे है, कि वो डिसीजन सही ले, है ना। बुद्धि अगर परेशान होगी तो डिसीजन सही नहीं ले पाएगी, तो बुद्धि की प्रसन्नता। ओके, जठराग्नि की अवस्थाएं अनिरुद्ध शर्मा सर, जठराग्नि की अवस्थाएं असल में नहीं होती है ना, जठराग्नि एक ही है, वो बीमारी के लक्षण जब प्रकट होता है तो उसको बोलते हैं। आपने पिछली बार भी ये प्रश्न सेम ही उठाया था ना, जठराग्नि एक ही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो इसका मतलब क्या है, जठराग्नि उसकी पूर्ण रूप से ज्वलित नहीं हो। जठराग्नि एक अग्नि है जिसको हम मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, पेनक्रियाटिक जूस का मिश्रण बोल देते हैं, जो भोजन को पचा रही है। अगर मान लो ये कम सीक्रेट हो रहा है, जैसे सीक्रेशन जो है हमारे पेनक्रियाटिक जूस का या गैस्ट्रिक जूस का कम सीक्रेशन हो रहा है, तो भोजन जितना भी डाल लो आप पचेगा ही नहीं। एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को बादाम खिलाइए सर, नहीं पचेंगे उसे, चपाती भी पचनी मुश्किल है, क्योंकि सर उस समय क्या है, अग्नि कम हो जाती है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं मंद अग्नि, मंद अग्नि, है ना। आपके लिए पता नहीं अरुण जी कैसे टॉपिक इतना गंभीर है ना, हर बार ये उठाते हैं आप, मंद अग्नि। एक सर कहते वो व्यक्ति है ना, जो बहुत ही खाता है, बहुत ही खाता है, हर 5 मिनट बाद में फिर दे दो, फिर दे दो, चाहे फिर दे दो, है ना, उसकी क्या है सर, तीव्र अग्नि है। तीव्र अग्नि मतलब तेज अग्नि है, उसको अच्छा वर्ड क्या बोलते हैं, भस्माग्नि, कहते वो भस्म कर देता है सब अग्नि को, भस्माग्नि। ठीक है, और सर कहते एक वो अवस्था है जो कहते कभी तो आज है ना 15 मिनट पहले उसको भूख बहुत तेज लगी हुई थी, जैसे ही खाना आया भूख मर गई सर, है ना रंजना मैम, ऐसे होता है, अब भूख नहीं है। ठीक है, या फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, फिर जैसे ही खाना होगा या ना भी मिलेगा तो भी एकदम से बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, या कभी कभी बहुत तेज लगती है, कभी कम लगती है।
वो कंडीशन है कहते हैं विषम अग्नि। विषम मतलब सम नहीं है ना, पर ना ही वो तेज है ना ही कम है, मतलब मिश्रण सा है, विषम अग्नि, विषमाग्नि बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक शब्द फिर आता है, कहते पूर्ण रूप से संतुलित है, जितना होना चाहिए उतना ही है अग्नि, जितनी होनी चाहिए आपके पेट में, जितनी भूख आप लोगों को लगनी चाहिए उतनी ही है, वो क्या बोलते हैं, सम अग्नि। सम अग्नि, और वो सम अग्नि सभी के लिए वर्ड यूज हो जाता है, जठराग्नि के साथ साथ में 13 की 13 अग्नियों के लिए, और ये सब सारे शब्द भी अग्नियों के लिए। और ये अग्नि की अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ये बस रोगों की अवस्था है कि रोग हो गई तब, अदरवाइज तो कहते हैं सम अग्नि रहती रहती है आपके अंदर, रोग की अवस्था है जिस रोग में। तो इसलिए प्यारे बच्चों एक बहुत ही अच्छी है ना एंशिएंट चीज खोजी गई, कहते अगर आपको मंद अग्नि है ना, मंद अग्नि, भूख नहीं लग रही है आपको, कविता मैम है ना, रंजना शर्मा जी, अब एज हो गई अपनी, नहीं लग रही भूख है ना, 30 40 50 जितनी भी एज हो गई, भूख लगनी जब बंद हो तो इसका मतलब अग्नि मंद है। तो क्या कम अग्नि है, तो उसमें चूल्हे में जलाया होगा कभी किसी ने, चूल्हे में कम अग्नि होती है, जब उसमें लकड़ी ज्यादा डाल देंगे तो सर क्या होगा, कम वाली भी बुझ जाएगी, और बुझने के साथ साथ में क्या होगा, धुआं और पैदा करेगी, माने विकृति पैदा, जिससे हमारी आंखें खराब होगी। ठीक है, चूल्हे के पास में। तो सेम ये कॉन्सेप्ट है, शरीर में अगर मंद अग्नि है, या तो उसको किसी भी तरीके से तेज करो, और तेज करने का मतलब ये तो नहीं माचिस की तिली लेकर बैठ जाओ है ना, पेट पर आग लगा लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा सर, उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए, ताकि आपके शरीर में जो है मसल्स की एक्टिविटी हो और उससे एनर्जी हीट पैदा हो, है ना, पायरुटिक एसिड वगैरह पैदा हो करके हीट जनरेट हो आपकी फाइनली, या तो वो हो, और हीट भी अलग तरीके से। अदरवाइज अदरवाइज आपका क्या हो सर, कहते आप मंद अग्नि है तो उस समय कम लकड़ी डालिए, कम लकड़ी का मतलब कि भोजन, या तो लकड़ी ऐसी डालिए चूल्हे में, अगर कम अग्नि जल रही है, शुरुआत में बिल्कुल ही कम अग्नि जलती है, जलाई होगी किसी ने चूल्हे में, या सभी मॉडर्न हो चुके हैं कविता जी की तरह, केवल गैस चूल्हा ही देखा है जिन्होंने ना, रमन डूडी मैम आपने तो जरूर चूल्हा देख लिया होगा मिट्टी वाला। तो उसमें अगर अग्नि कम जल रही है तो उसमें क्या करते हैं, पराली जैसी चीज डालते हैं, कागज डालते हैं सूखा, ताकि जल्दी से अग्नि जल जाए, है ना, ज्यादा बढ़ जाए। तो हमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही, कि जब हमारे शरीर में अग्नि कम है ना, तो उस समय हम ऐसा भोजन देवें शरीर में जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, मतलब जल्दी जल जाए, मतलब भस्म हो जाए जल्दी। तो ऐसे में क्या दिया जाता है सर, सेब दे दो, है ना, या कुछ ऐसा कोई फ्रूट है इस तरीके जो आपकी नजर में है, अब मुझसे पूरा डाइट चार्ट मत मांगना कुसुम गोस्वामी जी, ठीक है। तो कहते हैं ये ऐसा ऐसा चीज मांग लो, कहते ठीक है, ओके। तो ये क्या है, कहते अपना कम अग्नि के लिए। तो अगर ये देंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको आज की भाषा में उपवास देते हैं हम, उपवास कहते हैं, आप केवल सेब आदि फल फ्रूट ले रहे हो तो वो उपवास कर रहे हो, इससे क्या होगा कि आपके पेट शरीर में जितनी अग्नि है वो धीरे 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 इसकी सहायता से स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे लकड़ी आग जलाते चूल्हे में, वो थोड़ा जलने वाला पदार्थ डालेंगे ना, पराली आदि डालेंगे उसमें, है ना, धान की कटाई के बाद में वो, तो उससे क्या होगा, कहते हैं वो जल्दी अपने आग पकड़ लेगी। तो सेम ऐसी मंद अग्नि, सेब आदि ऐसा हल्का फ्रूट फ्रूट खाएंगे, खिचड़ी आदि खाएंगे, तो अपनी मंद अग्नि धीरे धीरे तीव्र हो जाएगी, हल्के हल्के अपने काम पर लग जाएगी, फिर से जैसे होनी चाहिए धीरे धीरे हो जाएगी। तो ओवर ईटिंग के मुकाबले, तो एक तरह से स्वस्थ रहने का उपाय मैं बता रहा हूं यहां पर, उपवास। जिसको दिक्कत हो पेट वगैरह में, भोजन आदि न पचता हो, तो कुछ दिन का उपवास जरूर कर लिया करो, है ना। बट उपवास ऐसा ना हो कि जिससे आप मरने लग जाए सर भूख के मारे, ऐसा भी मत करना, ठीक है। हाँ, समझदारी आपके हाथ में है। तो मैं आगे चलता हूं, टॉपिक पर बात करता हूं, कहां ले गए अनुप जी, ठीक है। तो कहते शरीर होता है, आयुर्वेद हो गया, धातुएं हो गई, तीन मल हो गए, त्रिदोष हो गए, इनका मिला जुला कहते रूप क्या है, शरीर है सर, ठीक है। आगे कहा गया प्रकृति, प्रकृति होती है शरीर की, शरीर की प्रकृति होती है, कहते शरीर की प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ, ये तीन एलिमेंट है, कहते किसी का वात बढ़ा हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, कहते वातज प्रकृति है, कहते इसकी, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा। किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं, कहते हैं पित्तज प्रकृति, ऐसे शब्द तो सुन ही रखे होंगे रमन डूडी में। किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, कफज प्रकृति बोलते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं हम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इनमें अब कहते कैसे बनती है, कहते मां और पिता जब प्रथम बार समागम करते हैं संतान उत्पत्ति हेतु, कहते जब प्रथम बार शुक्र और शोणित, शुक्र और शोणित मां के अर्थ में, है ना, मां की धातु, और पिता के लिए धातु जो यूज होती है शुक्र, ठीक है। तो शुक्र और शोणित का जब प्रथम बार मेल होता है, जिससे गर्भ का जो है उत्पत्ति प्रारंभ होती है, तो कहते हैं उस समय माता और पिता की जो भी दोष हैवी रहते हैं, हावी रहते हैं, तो वही कहते उस गर्भ का कहते हैं हमेशा के लिए दोष स्थापित हो जाएगा, जो उसके जन्म पर मृत्यु पर्यंत तक रहेगा। मान लीजिए पिता का वात था, माता का पित्त था, तो वातज पित्तज, वातज
और पित्तज प्रकृति उस गर्भ की निर्धारित हो गई। मान लीजिए दोनों का ही कफ था, दोनों का ही कफ था उस अवस्था में, है ना, दोनों का ही कफ था, तो पुत्र की जो है एकल प्रकृति कफज प्रकृति निर्धारित हो गई। ऐसा। पेन नहीं चल रहा? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? भावेश कुमार सर, डॉक्टर राजेंद्र गोस्वामी महोदय, ओके थैंक यू। तो कहते हैं ऐसा होता है, शुक्र शोणित का मेल, वात पित्त कफ आदि सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये होता है। कहते एक अब क्या होता है, कहते माता और पिता का कहते मेल हो गया, उस समय एक निर्धारित होगी प्रकृति, वो आजीवन रहेगी। अब क्या होता है कि मान लीजिए कफ प्रकृति थी बच्चे की, है ना, वो उत्पत्ति होगी, अब शरीर पैदा होगा, पैदा होते टाइम उसकी वही है प्रकृति। अब शरीर पैदा हो गया और अब उसको एनवायरमेंट दिया गया अलग अलग, है ना, पैदा होते ही बच्चा पैदा हुआ सर तमिलनाडु में, ठीक है, और उसको सर ले गए कहां पर, कनाडा वगैरह में ले गए, कहते बहुत दूर ले गए, या किसी गर्म इलाके में ले गए जैसे रेगिस्तान वगैरह में ले गए, तो वहां पर सर कहते हैं उसका खान पान डिफरेंट होगा, और उस खान पान के अनुसार कहते हैं आपकी प्रकृति बदलेगी, जो चेंज होती रहेगी हमेशा। ठीक है, एक प्रकृति वो जो कभी चेंज नहीं होगी, आजीवन पर्यंत एक ही रहेगी, और एक वो जो आपके खान पान से, आपके आचरण से, आप कैसे कैसी पढ़ाई करोगे, आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, किस किस लोग के माहौल में रहोगे, कैसे कैसे ढलोगे, सारी चीजें आप पर डिपेंड करेंगी, कैसे संस्कार होंगे आपके, तो वो चीजें सारी की सारी आपकी प्रकृति को निर्धारित करेगी। दो चीजें होती है प्रकृति को निर्धारण करने वाली, एक तो गर्भ शरीर की, और एक जो है कहते हैं आपके आसपास का एनवायरमेंट जो होगा, आपका खान पान, आहार विहार, आपके कैसी आपको जो है एजुकेशन दी जा रही है, सारी चीजें, किन लोगों के बीच में रह रहे हो, वो सारी चीजें, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, वो सारी चीजें आपको निदान करेंगी। तो दो प्रकृति होती है कहते शरीर की, मनुष्य की। ठीक है, एक बात और, तो प्रकृति किससे बनती है? शरीर। शरीर का आधार क्या था? अभी हमने बात की कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इन तीनों से कहते शरीर की प्रकृति निर्धारित होगी, शरीर निर्धारित होगा। तो शरीर की प्रकृति मुझे बतानी है, तो शरीर की प्रकृति सतरजतम से आधारित होगी या फिर वात पित्त कफ से निर्धारित होगी? बताओ कैसे कहोगे सर? सिंपल सी बात है, शरीर अगर वात पित्त कफ से बनता है, दोष से बन रहा है, दोष का निर्माण होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वात पित्त कफ से निर्धारित होगी शरीर की प्रकृति, ना कि सतरजतम से। सतरजतम तो सर एक बिल्कुल विरली अवस्था है, अलग है कुछ, है ना, माने वात पित्त कफ से निर्धारित हो रही है। कविता मिश्रा मैम जब गहराई से पढ़ोगे अनिरुद्ध शर्मा सर, इसके अर्थ बदलेंगे फिर से, है ना, अर्थ बदलेंगे भाई, जैसे जैसे आपका ज्ञान बदलता रहता है, बदलता रहता है इन द सेंस कि डेप्थ में जाते हो, जैसे जैसे आपके लिए वस्तुओं के जो मायने आपने रट रखे हैं, जो हृदय में गांठें बैठा रखी हैं, उन सारी गांठों का भेदन होता जाता है धीरे धीरे, और अर्थ का और विस्तृत वर्णन आपको मिलता जाता है, आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है, डेवलप होता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़े, तो वात पित्त कफ से कहते शारीरिक प्रकृति होती है, और इन्हीं वात पित्त कफ से शरीर की प्रकृति निर्मित होगी। और ये प्रकृति कहते मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो कहते तब जब शुक्र और शोणित का मेल हुआ, एक तब जब कहते शरीर उत्पन्न हुआ, माने मां के गर्भ से शरीर बाहर आ गया, तब जो उसको एनवायरमेंट मिलेगा जैसा जैसा उसके अनुसार। ठीक है, तो आयुर्वेद में कहते शारीरिक और मानसिक दो स्वभाव की प्रकृति होती है, एक तो शारीरिक होती है जो वात पित्त कफ से बनती है ना, मन की सर पता नहीं हमें, मन की हम देखेंगे कैसे बनती है। तो देह कहते प्रकृति के भेद से दो प्रकार की होगी, कौन सी? एक तो गर्भ शरीर की प्रकृति, एक जातज शरीर प्रकृति। गर्भ शरीर की माने गर्भ के अंदर है जो शुक्र और शोणित माने स्पर्म एंड ओवन के मिलने से जो प्रकृति बनेगी, वो हमेशा जीवन भर आजीवन एक ही रहेगी, शरीर की एक प्रकृति रहेगी अंदर ही अंदर, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, आगे बात करें जातज शरीर की, तो जातज शरीर अभी मैं पढ़ा रहा हूं पर नवीन त्रिपाठी सर, लास्ट में सारे ऑप्शन उत्तर मिलेंगे आपके, ठीक है, अभी डेवलप कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट, आप अगर जुड़े रहेंगे तो सच में आप लास्ट में कहोगे कि हाँ कुछ तो समझ में आया ना। गर्भ शरीर की प्रकृति कहते वो जो मां के गर्भ में शरीर में थे, और जब प्रथम बार शुक्र और शोणित का कहते मिलन हुआ, तब जो प्रकृति बनी, जो कि कभी जीवन में चेंज नहीं होने वाली, कुछ भी दे दिया जाएगा उसको कहते वो सेम वैसा ही रहेगा, है ना, ठीक है। और दूसरा कहते ऐसी प्रकृति होगी जब वो मां के शरीर से बाहर आएगा, और शरीर से बाहर आया पैदा हुआ, तो कहते उसके बाद में जैसे जैसे उसको एनवायरमेंट में डाला जाएगा, वैसे वैसे उसकी प्रकृति बनती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी पैदा होने के बाद में, ठीक है, परिवर्तनशील वो प्रकृति। जैसे मैं ये बात करूं नवीन जी, हमारे दो स्वभाव है, एक तो ऐसा स्वभाव है कि हम जिन जिन व्यक्तियों से मिलते हैं वैसे वैसे हम फिर वार्तालाप करते हैं, उसी तरीके से हम बातचीत करते हैं उन लोगों से, और एक वो स्वभाव है कि जब हम मिलने के बाद में थोड़ा 2-4 महीने वहां रह लिए ना, फिर हमारे अंदर वाली चीजें प्रकट हो जाती है,
है ना। तो दो स्वभाव होते हैं, एक परिवर्तनशील एक अपरिवर्तनशील। ठीक है, सेम ऐसे ही कहते हैं प्रकृति होती है। ये प्रकृति स्वभाव नहीं है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, स्वभाव नहीं है ये शरीर की प्रकृति जो वात पित्त कफ से निर्धारित होती है। शारीरिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति किससे बनती है? त्रिदोषों से, क्योंकि त्रिदोषों से ही बनता है ना शरीर। दोष धातु मल मूलम ही शरीर, वात पित्त एंड कफ, इन तीनों से बनती है शरीर की प्रकृति। तो शरीर की प्रकृति, गर्भ शरीर की प्रकृति का निर्माण करने में दोषों की सबसे अधिक भूमिका होती है सर, इसी से बनते हैं और कोई तो मतलब नहीं है। जो दोष हावी थे, है ना, या फिर शुक्र और शोणित माता और पिता में जो दोष हावी थे वही शरीर की प्रकृति होगी, गर्भ शरीर की। और कहते शरीर से बाहर जब संतान आ गई, उसने जो जो भोजन किया कहते वैसे वैसे उसकी प्रकृति होती गई। उसने सर मान लीजिए ठंडी चीजें बहुत ज्यादा खा ली, बहुत ही ज्यादा सर कहते कफ प्रकृति उसकी हावी होने लगी, उस समय में कफ वाले रोग हो गए या तो उसको, है ना, या उसकी प्रकृति सर ज्यादा हो गई कफ वाली, ऐसा हमने कहा। तो कहते ये प्रकृति जो होती है ना किससे बनती है? वात पित्त कफ से। कौन सी प्रकृति? शारीरिक। शारीरिक प्रकृति कहा कि दो प्रकार से होती है, जो किससे बनती है? वात पित्त और कफ से। मैंने अभी कहा कि इमेजिन करिए कि मां और पिता में कोई एक एक दोष हैवी है, मां है पिता है, मां में मान लो वात दोष हावी था और पिता में भी वात हैवी था, तो कौन सी प्रकृति हुई? वातज प्रकृति। मान लीजिए दूसरी कंडीशन, पिता में पित्त को, मां में पित्त दोष हावी था जिस समय समागम हो रहा था, उस समय ही पिता में भी पित्त दोष था, तो कौन सी प्रकृति हुई? पित्तज प्रकृति। तीसरी ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों में कफ कफ प्रदान था, तो कफ प्रकृति हो गई। ठीक है। चौथी ये कंडीशन हो सकती है कि मां में वात था और पिता में हो सकता है कफ था, मे भी पॉसिबिलिटी है ना इस चीज की। दो दो के तीनों के जोड़े आपस में कैसे ही मिल सकते हैं। और कहते इस समय कहते ये प्रकृति होगी वातज कफज हो गई। या मान लो मां में वात था और पिता में कौन सा था? सर पित्त था, तो कौन सी प्रकृति बन गई? वातज पित्तज बन गई, ड्यूअल प्रकृति बन गई। या फिर मान लो कहते मां में कहते कौन सी कहेंगे, पित्त था और पिता में कफ था, या दोनों में से कोई भी किसी में भी हो सकता है, पिता में कफ हो सकता है, वात पित्त किसी में भी हो सकता है, दोनों में ऊपर नीचे कर लीजिएगा आप इंडिविजुअल। तो कौन सी प्रकृति बन सकती है? कहते पित्तज कफज बन सकती है। और या फिर ये समझ लो कि मां और पिता इन दोनों में ही जब ये जन्म हो रहा था, समागम हो रहा था, उस समय कहते मां में तीनों ही दोष जो है बराबर अवस्था में थे, वात पित्त और कफ, कोई भी ऊपर नहीं था। हम प्रकृति कैसे निर्धारित करते हैं कि तीनों दोषों में जो हैवी चीज है ना सबसे ज्यादा किसी में शरीर होगा तो उसमें तीनों दोष होंगे, पहली गारंटी तो ये है। जब भी कोई शरीर होगा तो वो तीनों दोषों से मिलकर बनेगा, वात पित्त कफ तीनों से। आप ऐसे नहीं कहते कि शरीर में केवल वात वात है, देखो पित्त कफ तो है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो शरीर है, चाहे वो डेड है चाहे वो जीवित है, दोनों ही अवस्थाओं में वात पित्त और कफ तीनों ही उसमें मिलेंगे। उनमें से जो भी प्रभावी हैवी होंगे दो, उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके। वात पित्त और कफ दोनों तीनों बैलेंस थे, और पिता में भी सेम ऐसी वात पित्त और कफ बराबर थे। तो इस वात पित्त और कफ ये तीनों दोष बराबर है, तो इसको बोलते सम प्रकृति। मां में भी तीनों दोष उस समय बराबर थे, पिता में भी तीनों बराबर थे, तो उस समय कौन सी प्रकृति हुई गर्भ की, शरीर की? सम प्रकृति। माने प्रकृति टोटल कितने टाइप की दिख रही है आपको यहां पर? सर टोटल 7 प्रकार की प्रकृति होगी। पहली एक अकेली वातज प्रकृति, वात ही दोष हैवी है, हो सकता है पित्त दोष हैवी था, हो सकता है कफ दोष, तीन होगी एकल एकल। और ड्यूअल ड्यूअल में तीन हो गई, चौथी पांचवी छठी ये ड्यूअल है ना, दो दो के कॉन्सेप्ट में। और तीनों सम हो तब 7वीं प्रकृति है, इस तरीके से, है ना। 7 प्रकृति होगी शरीर की, कौन सी? 7। अब एक बात और, मुझे ये बताइए कि कफ के दोष कितने प्रकार के होते हैं? कफ के 20 प्रकार के रोगों का नाश करने वाली क्रिया कौन सी है? भावेश कुमार सर, आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। भावेश जी, डॉक्टर त्रिपाठी सर, कपालभाति, बहुत ही बढ़िया। शालिनी जी, मुझे लगता था, है ना, सच में कहा था मैंने, भावेश जी के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। कफ के 20 प्रकार के दोषों को दूर करने वाली क्रिया, है ना, कौन सी है? कहते हैं कपालभाति। ठीक है, आप लोगों का मान लेता हूं मैं। क्या ये बात अठप्रदीपिका में बोली गई है? ऐसी बात बोली गई है अठप्रदीपिका में? सर कफ दोषों का नाश होता है, बिल्कुल होता है कपालभाति से, नो डाउट, बट 20 टर्म नहीं लगाई गई, तो नहीं लगाई गई ना, तब तक आप यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा एक बार। शालिनी मैम, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लो। एक तो अठप्रदीपिका में कपालभाति से कफ दोषों का नाश होता है, बिल्कुल 101%, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। क्या बुक में 20 प्रकार के कफ दोषों का नाश करने के लिए कपालभाति ऐसा टर्म यूज हुआ? नहीं हुआ। कफ दोष विशोषणी केवल इतना आया, वो एक दोष को नाश करे या सारे को नाश करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
फिर एक्चुअल ऑप्शन कौन सा होगा? धोती, है ना, धोती याद आया। कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगांश विंशति ही, डॉक्टर अमरेश गिरी सर, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो 20 प्रकार के कफ दोषों का नाश करने वाली जब आपसे पूछा जाएगा तो एकमात्र धोती, अगर सिंगल ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके लिए सर ये मजबूरी है कि मुझे 2 ऑप्शन चूज करने हैं, तब आपका कपालभाति हो सकता है, अदरवाइज एक ऑप्शन चूज करना तो 100% ओनली 20 प्रकार के रोगों को नाश करने के लिए कफ के धोती। सेकंड ऑप्शन कपालभाति होता है। कपालभाति कफ रोगों का नाश जरूर करता है, बट 20 की बात नहीं की गई, तो इसलिए वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, तो माने कफ के कितने दोष होते हैं? 20 प्रकार के। और 3 दोष कौन कौन से होते हैं? वात होता है एक पित्त होता है, एक कफ होता है। पित्त से कितने होते हैं? पै को कैसे लिखा? ऐसे लिखा, पै को। कितने हुए पै के आगे? 0 लगा दो, 40। फिर 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 सर, हो गए। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रोग किससे हो रहे हैं? किससे हुए सर? कहते वात से, ठीक है, वात से सबसे ज्यादा रोग हुए। तो अब मुझे बताओ सबसे निकम्मा दोष कौन सा होगा? सबसे निकम्मा दोष, नवीन त्रिपाठी सर बता दो। वात जो है सबसे निकम्मा दोष है ना, सबसे। और जिसमें वात हावी रहेगा वो कैसा होगा उसका स्वास्थ्य? सर उसका स्वास्थ्य भी निकम्मा ही होगा, माने उसको हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो हीन प्रकृति कहेंगे, क्योंकि उसके सर सबसे ज्यादा रोग होने की संभावनाएं है, सबसे ज्यादा, जिसकी वात ज्यादा हो गई, है ना, कुपित हो गई सबसे ज्यादा। तो इसीलिए टर्म आती है आगे, कहते शरीर की प्रकृति होती है वो वात पित्त कफ के अनुसार होती है। अगर इसमें एक एक दोष हावी है, जैसे वातज पित्तज कफस, एक ही दोष हावी है पूर्ण रूप से, 2 दोष बिल्कुल बराबर बराबर से निमंतम, है ना, और एक एक दोष हावी है, तो उसी दोष के नाम से वो प्रकृति जानी जाती है। जैसे किसी में वात दोष हावी है और कफ और पित्त इक्वल से है, बहुत न के बराबर है, पर होंगे जरूर, ऐसा नहीं कहेंगे, न के बराबर इक्वल से है, तो वात प्रकृति हैवी है। और किसी में सर पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा, पित्त बढ़ा हुआ है, और कफ और वात इक्वल से है, कम है मतलब, तो उसकी पित्तज प्रकृति का एक मध्यम, ऐसी कफज प्रकृति, 3 होगी एकल एकल दोष वाली। इनमें से सबसे निकम्मी कौन सी होगी? वातज प्रकृति। क्यों होगी? क्योंकि सर उसमें 80 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वो होने की पूरी संभावना है। उनके नाम लिस्ट दिए गए हैं, वो लिस्ट हमें याद नहीं करनी बिल्कुल भी, आयुर्वेद के ग्रंथ में दिए गए सर, चरक ऋषि ने लिखे एक एक के नाम, ठीक है। तो सबसे निकम्मी प्रकृति वात को। अब बताओ तीनों दोषों में जो सबसे कम दोष रोग पैदा करने की संभावना है, जिसमें वात पित्त और कफ, सबसे कम कौन पैदा कर सकते सर? अकेला कफ। तो सर बेस्ट कौन सी माने? अब कफ को कहेंगे, तो उत्तम प्रकृति सर कफ में होगी, ठीक है, उत्तम प्रकृति, ये बेस्ट होगी, हिमालय साहू मैम, ये होगी। अब दूसरी कहते हैं 2-2 का जोड़ा। मान लो वात भी बड़ा है और पित्त भी बड़ा है और कफ बहुत नए के बराबर है शरीर में, कभी वात के लक्षण आते हैं व्यक्ति में, कभी पित्त के लक्षण आते हैं, दोनों ही दिखते हैं, ड्यूअल से साइन दिखते हैं, है ना, सिम्टम से दिखते हैं, तो उसके अनुसार हम कहते हैं कि वातज पित्तज, ऐसी पित्तज कफज, ऐसी कफज वातज, ये प्रकृति होती है 3, वात पित्त और पित्त कफ और कफ पित्त कफ वात, ऐसे। एक कोई दोष इनमें से बहुत नया बराबर रहेगा, बाकी 2 दोष समान से रहेंगे, तो उससे हम, है ना, ये मानेंगे द्वंद्व प्रकृति बोलते हैं इसको। एक होती है सन्निपातिक, जिसको सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कहते हैं, सम प्रकृति के रूप में जानते हैं। ये क्या है कि वात भी बराबर है, पित्त भी सम है और कफ भी सम है, और इसको क्या बोलते हैं? समदोष है, सम दोष है। और जब दोष समान है, मतलब जितने हमारे शरीर में होने चाहिए उस अवस्था में, तो वो क्या है? स्वस्थ है सर। तो इट मींस ये दा बेस्ट होगी। एकल प्रकृति में अगर जानना है तो उत्तम कफ है एकल के अनुसार, और तीनों दोषों के अनुसार जब हम बात करें, निंदित मैंने एक तरह से जो 2-2 लक्षण दिखाई देगा, जो एक स्थिरता नहीं है, जिसमें कभी आप में वात दिखाई देगा, कभी पित्त दिखाई देगा। निंदित वैसे इस शब्द लिया जाता है, निंदित मतलब अपमानित सा, जिसकी निंदा की जाती है उस अर्थ में, है ना, जिसकी अपमान किया जाता है, जिसका, उस अर्थ में लिया जाता है निंदित शब्द, ठीक है। बट यहां पर जो निंदित प्रकृति लिया गया है सूत्र में, वो निंदित का मतलब ये है कि जो इक्वल एक जगह स्थिर नहीं है, जो कभी वात शो करेगा, कभी पित्त शो करेगा, कभी पित्त कभी कफ कभी वात, ऐसा इस तरीके से शो करेगा निंदित, है ना, जिसकी एक मतलब एकाग्र नहीं है, जो एक इस अर्थ में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो 7 प्रकार की प्रकृति हुई। तो अब आपसे बात पूछी जाए, बताओ शारीरिक प्रकृति किस चीज से बनती है? सर त्रिदोषों से बनती है, बिल्कुल। और दोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कौन सी होती है? सम प्रकृति, ठीक है, ओके। सर्वश्रेष्ठ, उत्तम शब्द भी आएगा कभी। उत्तम प्रकृति कौन सी होती है? कफ। ऐसे कैसे शब्द यूज हुआ है, तो ऐसे कैसे उत्तम कफ, ठीक है। सबसे हीन प्रकृति सर कहते हैं कौन सी है? हीन प्रकृति सर वात। निंदित प्रकृति शब्द पूछा जाए, निंदित प्रकृति कौन सी है?
निंदित का मतलब मैंने बताया अपमानित शब्द में होता है, जिसकी निंदा की जाती है ना, इस तरीके से, उस अर्थ में। बट यहां पर जो है निंदित शब्द जो है सर अपमान के रूप में नहीं आया, निंदित का मतलब में जोड़े के रूप में आया। जो भी किसी विद्यार्थी का प्रश्न हो तो हम लास्ट में लेंगे प्रश्न, अभी हम प्रश्न नहीं लेंगे, है ना। अभी मुझे पढ़ाने दीजिए, क्या पता आपका प्रश्न का उत्तर मैं अगली स्लाइड में उत्तर दे दूंगा आप सभी का, ठीक है। तो सभी हैंड नीचे रखेंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे अभी। ओके, कुसुम गोस्वामी मैम, नेक्स्ट प्रश्न। तो 7 प्रकृति होगी, ठीक है। मैंने कहा एक आप लोग मुझे बताइए 25 तत्व होते हैं किस दर्शन में, किसी दर्शन में बताए गए 25 तत्व, किस दर्शन में बताए गए, योग दर्शन में। क्या 25 तत्व कहां बताए गए हैं सर, सांख्य दर्शन में। कौन कौन से 25 तत्व, कहते हैं एक प्रकृति और एक कहते पुरुष। इन दोनों का कहते जब भी मिलन होता है, कहते प्रकृति से क्या होता है, महत तत्व, जिसको आप लोग कहते बुद्धि नाम दे दें, जो भी दे, उससे कहते फिर क्या होता है, अहंकार पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है। ये बात मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए मुझे केवल इसकी जरूरत है, रेफरेंस की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, केवल करवा चुका हूं ये सारी बात, ठीक है। अहंकार से कहते आगे तत्व पैदा होते हैं। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, और मेरी आवश्यकता इसलिए है, इसलिए मैं करना चाह रहा हूं। अहंकार से कहते हैं उत्पत्ति होती है आगे। पहले कौन सा गुण पैदा होगा, सत्वगुण, ठीक है। और अंत में तमोगुण से चीजें पैदा होगी, क्योंकि सत्वगुण हल्का है ना, तो हल्के वाली चीजें पहले है इस अर्थ में। सत्वगुण से क्या क्या पैदा होते, कहते मन और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों में क्या क्या आता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ऐसे ही चार्ट बनेगा। तमोगुण से क्या पैदा होता है, कहते पंच क्या तन्मात्राएं, और पांचों तन्मात्राओं से, ध्यान रखिए 5 तन्मात्राओं से क्या पैदा होता है, पंच महाभूत, ऐसे पैदा होता है, ठीक है। रजोगुण जो है, अब तमोगुण से पैदा होने का मतलब क्या है कि जब तमोगुण हावी होता है तब, सत्व और रज कम होते हैं तब, इस अर्थ में है ये, है ना। ऐसे मत सोचना कि सत्वगुण अकेले से पैदा हो रहा है, क्योंकि सत्वगुण मन और इंद्रियों में ज्यादा है, तो इसलिए सत्व शब्द का रिप्रेजेंटेशन किससे लिया जाता है, सत्व शब्द जब हम यूज करते हैं तो मन और इंद्रियों से लेते हैं। माने मन की जो अवस्था है, शुद्ध अवस्था, वो कौन सी है, सत्वगुण जब हावी होगा वो मन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, कहते आप लोग जो है ना ये बुरे काम कर रहे हो, कहते ये तो जो है वैसे ही कर रहे हो, परंतु तुम्हारी शुद्ध अवस्था कौन सी है, कहते परम, है ना, कृपा, दया करना, रक्षा करना, अच्छी अच्छी बातें सोचना, ये कहते तुम्हारी कहते अच्छी चीजें हैं, ठीक है। वास्तविक अवस्था कहते ये है मन की, अन्य कहते ऐसी उल्टे सीधी चीजों में लग गए हो, कहते आप, ठीक है। तो सत्वगुण का अभिप्राय मन से लेते हैं या फिर बुद्धि से लेते हैं, इस अर्थ में लेते हैं वैसे हम, ठीक है। इतनी बात अलग है। रजोगुण गति का प्रतीक है, और तमोगुण जो है स्थिरता का प्रतीक, माने पंच महाभूत। और इन पंच महाभूतों से आगे कुछ चीजें पैदा होती है, दृश्य जगत, ये सारा का सारा हमारे लिए अदृश्य है, ये कभी भी आप देख नहीं पाते, इंद्रियों से भी नहीं देख पाते, एहसास भी नहीं कर सकते, मन से सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मन भी सर ये बाद में पैदा हो रहा है, तो सर कैसे पैदा कर लोगे, है ना, कैसे इमेजिनेशन कर लोगे, कहते बाद में हो रहा है, मन से भी इमेजिनेशन नहीं कर लो, कहते उसके लिए आपको सूक्ष्म करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, इंद्रियां लेस जानने की चीज है, इंद्रियों से नहीं, इसलिए आप रट्टा लगाते हो, और कभी जीवन में कोई समझा नहीं पाएगा और ना ही आप समझ पाओगे जब तक सूक्ष्म में न जाओ, इतने आप रट्टा ही लगाते रहोगे, सिंपल बात ये है, ठीक है। माने इंद्रियों का विषय नहीं है ये पांचों, ये 25 तत्व। इंद्रिय तो कहते बाद में रिप्रेजेंट होगी, महाभूत से शरीर बनेगा, और फिर बाद में कहते इंद्रिया आदि कहते उनकी बारी आएगी, तब आप कहते कल्पना करने लगो, उससे पहले कल्पना भी नहीं कर पा रहे कहते आप, तो कैसे सूक्ष्म में जानोगे। 25 तत्व कहते ही है सांख्य की, ठीक है। तो शरीर किससे बनता है, ऐसे कहते होते पंच महाभूतों से कहते मिलने से आकाश वायु पृथ्वी जल, इनसे संसार बनता है, और इन्हीं से कहते शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, शरीर की उत्पत्ति होती है। तो शरीर यहां आएगा बाद में, सबसे लास्ट में, नीचे लिख रहा हूं सबसे लास्ट नीचे, यहाँ शरीर, ठीक है। और शरीर में कहते हैं मन आदि अपने अपने जगह पर निवास करेंगे, तो कहते हैं उससे इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगेगी। अब मुझे बताओ मन जो है कहां है, सत्वगुण, किससे बनता है मन, तीनों दोषों से। कौन कौन से दोष है, सत्व रज और तम, इन 3 दोषों से बनता है। तो अब मन की बीमारियां कौन सी होगी, मन का शुद्ध स्वरूप, सात्विक स्वरूप, मन की स्वस्थ अवस्था तो वो है जब मन में सत्वगुण बढ़ा रहे, और मन की बीमारी कब होगी, जब उसमें गलती से रजोगुण बढ़ जाए या गलती से उसमें तमोगुण बढ़ जाए, तब उस मन को हमें बीमार कहेंगे, है ना। बात समझ रहे हो मेरी बात, जब मन में कहते सत्वगुण हावी है, ठीक है, अच्छी बात है, यही शुद्ध स्वरूप है, ये होना ही चाहिए था, ये शुद्ध अवस्था है उसके, और गलती से कहते कोई एक्टिविटी ऐसी कर ली, कोई खान पान ऐसा कर लिया, कोई व्यवहार हमारा ऐसा हो गया, किसी के साथ बैठ लिया उठ लिया, ऐसा हो गया, सोच ऐसी होगी जिसके कारण रजोगुण हैवी हुआ या तमोगुण हैवी हुआ, तब वो मन की विकृत अवस्था कही जाएगी, बीमारी कही जाएगी। तो अब सर पॉइंट नोट करिएगा, मन के दोष, शरीर के दोष कितने कहे, शरीर के दोष सब है सर, सब कौन कौन, वात भी है, पित्त भी है, और कफ भी है, इनमें से कोई भी एक हैवी हो गया तो कहते शरीर विकृत हो गया, कहते ठीक है, दोनों तीनों सम रहने जरूरी है कहते,
अदरवाइज कोई भी एक ज्यादा कर लो, कितने दोष है शरीर के, कितने दोष है, 3 दोष। दूसरी बात, मन के कितने दोष हैं, मन के दोष वैसे तो अनेक है सर, है ना, पाप अनाचार वगैरह वगैरह। मन के दोष पूछा है मैंने, तो शुद्ध सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सर अभी मैंने बोला कि मन की उत्पत्ति सतोगुण प्रचंड वेग में होता तब होती है, तो मन सर सतोगुण होना तो सर शुद्ध अवस्था है, ये रोग नहीं होता, ये दोष नहीं होता। तो दोष कौन कौन से, रज और तम। जब रज और तम बढ़ गए तब उनको हम मन के दोष कहेंगे। तो मन के दोष कितने हैं सर, पॉइंट बताइए, नोट करिए। 2 हैं मन के दोष, 2 हैं। कौन कौन से, रज और तम। क्या कभी सत्व दोष हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सत्व तो सर उससे उत्पत्ति हो रही है, और जिससे उत्पत्ति होती है मानी उसका प्रायवाची है मन का, तो इसको तो दोष नहीं कहेंगे मन का, है ना, ठीक है, इसको तो दोष नहीं कहेंगे। सत्व गुण तो उसका प्रायवाची, सत्व तो मतलब उसकी शुद्ध श्रेष्ठतम अवस्था है, ठीक है। इसके अलावा तो और शुद्ध करने तो मन को खत्म ही कर दीजिए, कहते तभी शुद्ध हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसी को कहा गया था अध्यात्म प्रसाद में, क्या होता है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, कहते उसकी सात्विक अवस्था, कहते मन कहते पूर्ण रूप से कहते दोषों से रहित हो गया सतरजतम से, और पूर्ण रूप से सात्विक अवस्था हुई मन की, तब कहते अध्यात्म प्रसाद। ऐसे मानी सात्विक अवस्था में कहते उस समय होती है तीव्रतम प्रज्ञा, ठीक है, ओके। तो सत्वगुण कभी भी दोष नहीं है। मन के दोष 2 ही हैं, शरीर के दोष 3 ही है। कोई भी हावी हो जाए सर, शरीर विकृति है। वात गुण ज्यादा बढ़ जाए तो वात रोग हो जाएगी, पित्त ज्यादा बढ़ जाए तो पित्त रोग हो जाएंगे, और कफ रोग ज्यादा हो गए तो कफ रोग ज्यादा हो जाएंगे, कफ दोष प्रकृति हो जाएगी ना, तीनों ही कहते विकृत अवस्था है। और मन में कहते रज और तम बढ़ेंगे तब विकृत अवस्था है। सत्व गुण तो अगर बढ़ गया ना, कैसे कैसे करके, पूजा करके, अर्चना करके, या भगवान का नाम लेके, या शास्त्रों को पढ़ करके, या आपके योग सूत्र पढ़ पढ़ करके, कहते सत्व गुण बढ़ गया, तो कहते वो तो शुद्ध अवस्था है, वो रोग नहीं है। तो अब आपको समझ में आई 2 बातें। शरीर की प्रकृति निर्धारित करेंगी किससे, दोषों से। और वो दोष कौन कौन से, 3 दोष, है ना। शरीर की प्रकृति दोषों से निर्धारित होती है, ठीक है, ओके, दोषों से। और मन की प्रकृति किससे होती है, पॉइंट नोट करिएगा, साथ साथ एक एक काम की चीज है यहां पर। मन की प्रकृति निर्धारित होती है गुणों से, और गुण कौन से हैं, त्रिगुण, त्रिगुणों। और मन के दोष कितने हैं, दोष दोष हैं 2 केवल। कौन कौन से, रज और तम दोष हैं, ठीक है। सबसे स्वस्थ अवस्था या शुद्धि अवस्था, शुद्धतम अवस्था इसकी क्या है, सत्वगुण हावी होना, है ना, शुद्ध अवस्था है मन की। दोष कहते हैं रज और तम है। ऐसे ही शरीर में कहते दोष कितने हैं, 3 है। प्रकृति कितनी है शरीर की, 7 है। और मन की प्रकृति कितनी है, मन की प्रकृति वो हम आगे देखते हैं किससे निर्धारित होगी, त्रिगुणों से निर्धारित होगी। शरीर की प्रकृति किससे बनेगी, दोषों से बनेगी, है ना। प्रकृति 7 होगी, इसकी 7 के नाम हो गए। मन की प्रकृति कहते किससे बनेगी, मन की प्रकृति बनेगी आपकी टोटल 3 गुणों से, ठीक है सर, डन। अब बात आगे करते हैं, कहते मन की प्रकृति टोटल कितनी है, 16 है सर, 16 प्रकृति। मन की प्रकृति ध्यान दो, मन की प्रकृति किस किस से बनी, 3 गुणों से, त्रिगुण आधारित होती है, त्रिगुण आधारित होती है। और त्रिदोष आधारित किसकी होगी, शरीर की, शरीर की प्रकृति त्रिदोष आधारित, त्रिदोष आधारित, जिसके कारण शरीर की टोटल प्रकृति कितनी होती है, 7 प्रकार की होती है, ठीक है। और मन की प्रकृति कहते त्रिगुण आधारित होती है, जिसमें एक त्रिगुण कहते सत्व है, एक त्रिगुणों में से एक रज है, एक तम है। इन तीनों में से कोई भी दोष गुण हैवी हो सकता है। अगर मान लो सत्व गुण हैवी है तो कहते हैं वो प्रचंड अच्छी अवस्था है, सत्व अवस्थी अवस्था है। सत्व कितने, सत्व शब्द को बोलो क्या बोलते हो, सत्व माने 7 की सेंस आती है, तो सत्व प्रकृति की संख्या कितनी होगी, 7। तम की, तम से कितनी अवस्था आती है, तैम, तय से 3, है ना, तो तय से 3 होगी, 7 और 3 10। और रज शब्द से सर 6 शब्द याद रखना, ये तो रट्टा लगाना है आपको, है ना, 6। तो टोटल कितनी प्रकृति होती है मन की, 7 और 3 10 और 6 16 प्रकृति। तो पूछा जाए आपसे, बताओ शारीरिक प्रकृति कितनी होती है, 7 प्रकार की। और पूछा जाए मन की प्रकृति कितनी होती है, 16 प्रकृति। क्यों बनती है, ये बेसिक बेसिक इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर मन की प्रकृति बनती है 17 स्तंभ के कारण, शरीर की प्रकृति बनती है वात पित्त कफ के कारण। वातस एकल दोष होगा, एकल दोष होगा, है ना, तो वातस पित्तस कफस प्रकृति बोलते हैं। द्वंद्वज होंगे, एक द्वंद्वज प्रकृति होती है जिसमें वातस पित्तस पित्तस कफस या वातस कफस ऐसे शब्द बोलेंगे। और एक सम प्रकृति होती है जिसमें सम दोष होते हैं, वात पित्त कफ तीनों बराबर होते हैं, ये शब्द बोलते हैं, ठीक है।
पेन में इतना इश्यू आ रहा है क्या? मेरी साइड में तो मुझे स्क्रीन पर बिल्कुल ओके दिख रहा है। आज ही इश्यू आ रहा है ना, तो पेन स्लो हो गया। ठीक है, चलो चेंज कर लेंगे इसको ना। ठीक है, ओके ओके, माफी चाहूंगा, इसमें कुछ इशू आज ही आ रहा है, शायद आज पहली बार ही ऐसा इशू आ रहा है। देख लेंगे इसमें ना, कुछ भी इशू है। ठीक है सर, तो ये समझ में आ गई बात। आगे मैं बात बढ़ाता हूं और धीरे धीरे। अब बताओ, कहते हैं मन की कितनी प्रकृतियां? 16 है। शरीर की कितनी बोली? शरीर की अभी बोली, शरीर की 7 है सर टोटल। मन की 16 है कहते हैं। और मन के दोष कौन से हैं? मन के दोष दो ही हैं। कौन कौन से? रज और तम, दोष दो ही हैं। प्रकृति तीनों ही है, तीनों से बनती है। ठीक है, ओके अनुरुद्ध जी। तो सत्विक 7 बोला तो 7 प्रकार की होगी। राजसिक 6 बोला तो 6 होगी। तामसिक तय से 3, टोटल 16 है सर। 7 और 3 बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे आपको। सात्विक से 7 याद रह गया, तामसिक से 3 याद रह गया। 7 और 3 10, बचे कितने 16 में से? 6। 6 प्रकार के, इनके 16 के 16 नाम याद कर लेना सर। एक बात बताता हूं, इतना डेप्थ में क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, बट फिर भी एग्जामिनर की मंशा होती है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने सिलेबस में लिख रखा है ना, सात्विक रासिक तामसिक प्रकृति। ओके, तो ये जो है पूछ लिया जाता है आपसे, तो इनको जरूर ध्यान रखेंगे। सात्विक कौन सी है? ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणकाय, कुबेरकाय, गांधर्वकाय, याम्यकाय, ऋषिकाय। ये अच्छे अच्छे शब्द है, माने जो सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लर्न करनी है बिल्कुल बिल्कुल रमन डूडी में। राजसिक जो प्रकृति होती है वो नाम है सर असुरकाय। हाँ, एक बात और, एक कोई विद्यार्थी थे अरुण जी, है ना, जिनसे मैंने प्रश्न पूछा गीता का भी कुछ देर पहले, कि बताओ देवताओं की पूजा कौन करते हैं? देवताओं की पूजा कौन करते हैं? देवताओं की पूजा कौन से गुण वाले लोग करते होते हैं? कौन से गुण वाले करते हैं सर? देवताओं की पूजा सात्विक करते हैं। राक्षसों की पूजा कौन करता है? राक्षसों की हम करते हैं क्या? राक्षसों की कौन करेगा सर? जिनका रजोगुण बढ़ा रहेगा। भूत पिशाच की कौन करता है? भूत पिशाच की तमोगुण जिनका बढ़ा रहता है। अब देखो तामसिक श्रद्धा वाले लोग, अब है ना, यहां पर समस्या क्या है? सब लोगों को यह प्रश्न आता था, आज सभी ने उत्तर दिया है। एक अनुरुद्ध जी आप ही थे विशेषकर से, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे प्राणी थे, है ना, अनुरुद्ध जी की तरह ही। और अनुरुद्ध जी ज्ञानियों में नहीं आ रहे अभी, उनकी प्रशंसा नहीं करना मैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों ने क्या किया? रजोगुण कर दिया इसका, राक्षसों की पूजा के लिए क्या कर दिया? तमोगुण कर दिया। राक्षस शब्द से दिमाग में ये रखना छोड़ दो कि वो बुरे होते हैं, है ना। राक्षस मीन्स एक्टिव ज्यादा होते हैं, प्रो एक्टिव होते हैं, वो ओवर एक्टिव। और ओवर एक्टिव चीज सर खतरनाक है, क्योंकि वो रजोगुण है ना। ओवर एक्टिव चीज रजोगुणी है, रजोगुणी है, और वो कहते हैं इसलिए खतरनाक है। और इनमें कोई दोष नहीं कहते, और वो इतने एक्टिव हैं कि उनको फिर क्या क्या कर जाते हैं वो समझ ही नहीं आते, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तब वो राक्षस है कहते। ठीक है, तब वो राक्षस है। ठीक है, समझ गए ना? ध्यान दीजिए यहां पर पॉइंट। राक्षस कहते हैं बुरे हैं, ये हम सोचते हैं। इनको थोड़ा और अलग एक थोड़ा सा नजरिया अपनाओ इनके प्रति, कि राक्षस एक्टिव है, ओवर एक्टिव, और ओवर एक्टिव है और रजोगुण उनमें बढ़ा हुआ है, इसका मतलब। और रजोगुण बढ़ा हुआ है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा, है ना, उल्टे सीधे काम करेंगे। और उल्टे सीधे काम में वो किसी न किसी को तंग भी कर देंगे, चलते फिरते अपना काम कर रहे थे, साथ में किसी को तंग करते। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, है ना, नलायक होते हैं फुल, पीछे बैक बेंचर्स, वो क्या करते हैं? ओवर एक्टिव होते हैं। वो थोड़ा बहुत पढ़ते तो ही है, हल्का फुल्का डिग्री तो ले ही जाते हैं, साथ ही वो बच्चों को तंग भी करते हैं ओवर। तो वो राक्षसी प्रवृत्ति होगी एक तरह से, है ना, रजोगुण ओवर बढ़ा हुआ है, तंग करते हैं। ठीक है, हम सब राक्षस थे किसी टाइम पर क्लास में, है ना, सब तंग करते थे ना किसी न किसी को, है ना तो, 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 तो जो होशियार बच्चे थे उनको बड़ा तंग करते थे। ठीक है, तो वो हम ओवर एक्टिव थे, ओवर एक्टिव तो गलती, तो गलत बच्चे नहीं होते। तो जैसे अनुज जी बोल रहे एवेंजर्स में, कहते लोकी एक कोई कैरेक्टर है जो ओवर एक्टिव होता है, कहते वो बुरा नहीं है, उस पर एक अलग से सीरीज बन गई, उसको अच्छा भी दिखा दिया किसी सीरीज में, कोई सुनने में आया था ऐसा। ठीक है, तो वो वाले टाइप में, तो भूत पिशाच कहते हैं उससे भी नीचे। तो थोड़ा सा नजरिया बदल लेना ना चीजों का। ओके, खैर ये सारे के सारे जो हैं सात के साथ जो हैं, ये याद कर लेना। ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणकाय, कुबेरकाय, गांधर्वकाय, याम्यकाय, ऋषिकाय, ये सात्विक हो गए सारे। अच्छे अच्छे नाम है, देखो ध्यान से यहाँ। राजसिक में थोड़े से ना अजीबोगरीब से नाम है। असुरकाय, राक्षसकाय, पिशाचकाय, प्रेतकाय, शकुनकाय, सर्पकाय, थोड़े एक्टिव से नाम है अलग से, है ना। और तामसिक में पशुकाय, मत्स्यकाय और वानस्पत्यकाय। तामसिक कौन होते हैं? जो स्थिर हो जाते हैं, जिनको जैसे कर दिया वैसे। पशु जो होता है सर अपने कंट्रोल में आ जाता है, जो अपने अनुसार ही चलेगा, अपने अनुसार ही करेगा। और ऐसे मनुष्य भी हो जाते हैं, है ना, सर्वेंट बन जाते हैं, तो वो पशु काय में मान जाते हैं। मत्स्य काय सर मछली में रुक जाती है, पानी से ज्यादा नहीं जा सकती आगे कहीं। और एक वानस्पत्य काय, वनस्पति के रूप में स्थिर हो जाती है। तमोगुण बढ़ेगा तो स्थिरता आएगी ना, तो इन तीनों में स्थिरता का सा गुण है। तो ये
एक तरह से स्थिरपन का है तामसिक, जिनमें प्रकृति ऐसे। अब पशु ही नहीं बनेगा, तामसिक का मतलब पशु शरीर, मतलब कि एक तरह से बैठा सा, निठल्ला सा, नए के बराबर एक्टिव ऐसा रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, मत्स्य काय भी एक तरह से मछली आदि के रिप्रेजेंट हुआ है कि वो जो होते हैं जल में ही सर पड़े रहेंगे, बाहर जा निकलेंगे नहीं सही कहीं, वो उतने तक ही सीमित रखेंगे। वनस्पतियां सर स्थिर रहती है। तो कहते हैं ऐसे शरीर हो जाता है किसी किसी लोगों का। कुछ ही का सर ओवर एक्टिव हो जाता है, सांप की तरह ऐसे मसलते हैं पूरी तरह, है ना, टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, सांप सी हिलती है कमर, ऐसा कुछ होता है क्या, एक सॉन्ग होता है क्या, ऐसा कुछ जो भी है ना, तो ओवर एक्टिविटी आ जाती है कहते हैं। ठीक है, और बाकी सर सात्विक सात्विक तो ये शब्द है ही है ना सात्विक सात्विक तो ये प्रकृति ही है। सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषे पृथक द्विषय समस्तेश्च। कहते ये 7 प्रकृतियां, राजसिक 6 हो गई और तामसिक 3 हो गई सर, टोटल कितनी होगी, 16 प्रकृतियां होगी।